जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। आपकी इसी तैयारी में मैं आपके साथ आने वाला हूँ और कहीं न कहीं आपको ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, मैथ के सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। चूँकि बिहार स्पेशल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और आज आप यहाँ से करीब 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस को आप ज़रूर कहीं न कहीं कर पाओगे। यानी आपके एग्ज़ाम में ये 2 से 3 नंबर आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,000 वर्ग किलोमीटर है। 94,000 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो अब इस क्षेत्रफल से पहले मैं आपको थोड़ा-सा मैं पास्ट में जा रहा हूँ और ताकि मैं उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँ। देखिए, आपको पता है कि अविभाजित बिहार, देखिए ये अविभाजित बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अविभाजित जो बिहार थी, तो अविभाजित बिहार में जो है उड़ीसा, झारखंड वो सब और वेस्ट बंगाल सब था। लेकिन अभी की अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। कि क्या समझ में आएगा कि देखिए, पहले की बात कर लेते हैं। तो 1912 में आपका यही पार्ट जो है सिर्फ अलग हुआ था। यानी 1912 में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीन राज्य जो सम्मिलित थे। उसके बाद क्या हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हो चुकी थी। देखिए किस तरह से टुकड़े हुए, मतलब राज्य के बंटवारे हुए। उसके बाद 2000 में आपका ये झारखंड भी अलग हो चुका था। तो कहने का मतलब है 3 डेट आपको याद रखना है। एक 1912 में लॉर्ड कर्जन ने कहीं ना कहीं वो तो बंगाल विभाजन की बात कर रहे थे, तो बंगाल विभाजन एक अलग टॉपिक है। लेकिन 1912 में बिहार का अलग हुआ। बिहार जो है वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1936 में अगर बात करें तो 1936 में ओडिशा अलग हो चुकी थी। और जो 15 नवंबर 2000 की बात करें तो वो झारखंड अलग हो चुका था। तो झारखंड बहुत सारी जो खनिज संपदा थी वो झारखंड लेकर चला गया। तो इस टॉपिक को आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 1912, 1936 और 2000, इन 3 टॉपिक को आपको कवर करना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आने वाले हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से आप देखिए। अब मैं बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ। तो आप समझ रहे हो कि मैं किस बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं विभाजित बिहार की बात कर रहा हूँ और ये जो विभाजित बिहार है वो आपका ये है। तो आप समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इस टॉपिक पे चलता हूँ। ये जो बिहार जो आप देख रहे हो, ये जो बिहार है ये विभाजित बिहार है। और विभाजित बिहार में कुल जो क्षेत्रफल है वो आपका 94,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। देखिए, इस राज्य को 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, तो आप देख रहे हो कि ये गंगा नदी के जो उत्तरी का जो क्षेत्र देख रहे हो, ये जो है इसकी जो कुल लंबाई है वो 94,000 वर्ग किलोमीटर है। और नीचे की जो लंबाई है वो करीब जो है 40,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो 94,000 उत्तर बिहार और जो 40,000 है वो दक्षिण बिहार। देखिए, राज्य में सिंचाई की क्षमता जो है वो 122 लाख हेक्टेयर, देखिए 122 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचाई की क्षमता है। यानी कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 122 लाख हेक्टेयर को वो राज्य सिंचित करता है। जल संसाधन की क्षमता 2 मुख्य स्रोतों पर निर्भर करती है। जो जल संसाधन है वो 2 मुख्य स्रोतों पर निर्भर करती है। तो जो पहला जो मुख्य स्रोत है वो आप जानते हैं कि नदी है, ठीक है, झील है, ठीक है। ये सब जो है मुख्य स्रोत हैं। नदी हो गए, झील हो गए, चोड़ हो गए, मन हो गए, मतलब ये सब एक जल निगमन क्षेत्र हैं, इनसे होता था, ठीक है। तो अब यहाँ का जो औसत बारिश जो है, औसत बारिश की बात कर ले हम, तो यहाँ पे जो औसत बारिश है वो 105 सेंटीमीटर, औसत एवरेज की बात कर लें तो औसत बारिश 105 सेंटीमीटर जो है औसत बारिश यहाँ पर होता है। देखिए, नदियों का स्रोत सिर्फ
हिमालय से नहीं होता है। नदियों का स्रोत नेपाल के यानी ईस्ट साइड, यानी ये जो आप नेपाल देख रहे हो, तो नेपाल के जो दक्षिण सीमा, ये दक्षिण सीमा हो गए, तो नेपाल के दक्षिण सीमा वन क्षेत्र भी हैं इसमें। हिमालय की तराई में स्थित ये नदियाँ जो है विंध्या पहाड़ियों से प्रारंभ होती है और उसके बाद इधर के क्षेत्र में आती है। राज्य की 14 महत्वपूर्ण नदियाँ, देखिए राज्य में कुल जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो 14 है। तो 14 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो ये इसी 14 नदियों से एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं, क्योंकि ये 14 नदी जो है 80% जो एरिया को कवर करती है। 14 नदियाँ 80% एरिया को कवर करती है। कहने का मतलब है 80% जनसंख्या को जल आपूर्ति करती है, ऐसे समझ जाइए। तो इन नदियों से जो इन ये 14 नदी जो है, इन 14 नदी से लगभग 85%, समझिए इस 14 नदी से 85% वाटर की आपूर्ति हो जाती है और 80% जनसंख्या को पूर्ति होती है। तो आप इस चीज़ को समझिए। डाटा आपको ज़रूरी है, आप वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही बिहार स्पेशल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स में आपको करवा रहा हूँ। देखिए बिहार में जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो आप जानते हो कि बिहार में जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो है गंगा। देखिए गंगा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो बिहार को 2 भाग में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। तो 2 भाग में बांटती है और उत्तर से भी नदियाँ आई हैं और दक्षिण से भी नदियाँ आई है। लेकिन मैटर यहाँ पे है कि कौन नदियाँ इम्पॉर्टेंट है, कौन नदियाँ जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं, तो उत्तर बिहार की नदियाँ में देखिए आपको घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके बाद करचा, उसके बाद कोसी, सबसे ये इसको कहा जाता है शोक नदी। कोसी को क्या कहा जाता है? शोक नदी भी कहा जाता है। देखिए आप मेरी वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि स्किप मत करिए, क्योंकि आपको कुछ तब नॉलेज नहीं हो पाएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं सारी नदियों पे भी डिस्कस करूंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, कमला, सारे चीज़ पे मतलब डिस्कस करूंगा। और इसको शेयर करिए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और हो सकेगा तो मैं कुछ कंटेंट और प्रोवाइड करूँगा। अगर अच्छा लगे तो मैं ये सीरीज को जारी रखूँगा। देखिए तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर सीरीज को जारी रखिए या नहीं रखिएगा, इसका कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, तो उसमें जो उत्तर बिहार की नदियां में जो घाघरा जो देख रहे हो ना, ये जो घाघरा देख रहे हो, थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ, ये जो घाघरा देख रहे हैं, तो ये जो आप घाघरा जो देख रहे हैं, तो ये घाघरा को ही कहा जाता है सरयू। देखिए एग्जाम में ना, बीपीएससी के एग्जाम में ना सरयू नदी करके पूछा जाता है। तो सरयू नदी, चूँकि मैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ और मैंने 2 टाइम्स बीपीएससी दिया है और मेरा मेंस भी इस बार हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये आपको सरयू नदी करके ज़्यादा करके आपको पूछा जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो सरयू को ही घाघरा कहा जाता है, एक बात समझ लीजिए। तो सरयू नदी, चूँकि इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता दूं, चूँकि बीपीएससी का ये ट्रेंड है ये क्वेश्चन पूछना, कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बागमती नदी जो है वो उत्तर की ओर से बहने वाली कौन सी नदी नहीं है। तो उत्तर की ओर से बहने वाली कौन सी नदी नहीं है, उसमें मान के चलिए फल्गु दे देगा आपको, एक नदी फल्गु दे देगा, ऊपर में आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, घाघरा है, गंडक है, बागमती है और ये फल्गु। तो आपको समझना है कि दक्षिण बिहार की ये नदियां हैं, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु। तो इस तरह से आपको डीपली में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको स्किप मत करिए। तो अब चलिए, तो घाघरा नदी है, उसके बाद गंडक नदी है जो उत्तर बिहार की ओर नदी है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, उसके बाद करचा नदी है, कोसी नदी है जिसको शोक कहा जाता है। उसके बाद अगर महानंदा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, महानंदा की बात करें, वो एक कमला बलान भी नदी है, इसमें चर्चा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये शायद नदी कमला बलान का है। तो एक कमला बलान करके है, तो कमला बलान भी पूछी जाती है, तो कमला बलान है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, करचा, कोसी, कमला बलान और महानंदा। तो ये जो नदियां हैं ये उत्तर बिहार की नदियां हैं, ये सभी चिरस्थायी नदी हैं। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब मैं दक्षिण बिहार की नदियाँ पे जाऊँगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दक्षिण बिहार की नदियों में। तो दक्षिण बिहार की नदियाँ की बात करें तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखिए, दक्षिण बिहार की नदियों की बात मैं करूँ तो
देखिए, तो दक्षिण बिहार की मैं नदी की बात कर रहा हूँ। तो दक्षिण बिहार में देखिए सारी जो नदियाँ हैं, चूँकि जो गंगा है ना, देखिए गंगा है तो गंगा में सारी नदियाँ आके समाहित हो जाती है, इसीलिए गंगा का जल स्तर कभी कभी बढ़ जाता है। तो दक्षिण बिहार में एकमात्र नदी ऐसी है जो कि दक्षिण से आती है और उत्तर की ओर बहती है, उसका नाम है सोन। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, समझिए। एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से आती है और कहाँ जाती है, गंगा में मिलती है, वो है सोन नदी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए गंगा क्या है, थोड़ा गंगा के बारे में बता देता हूँ। देखिए बिहार की प्रधान नदी है, उत्तरांचल के, पहले गंगा नदी की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये गंगा नदी की बात कर लेता हूँ। तो ये क्या नदी है कि ये जो है प्रधान नदी है, उत्तरांचल के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंचा हिमनद है और गंगोत्री इसका उद्गम स्रोत है। हरिद्वार के पास यह समतल भूमि पर बहना आरंभ करती है, यानी इधर से हरिद्वार के पास समतल भूमि पे आरंभ करती है और ये जो है प्रवेश करती है। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये समझना है आपको भाई कि ये चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। आरा यहाँ पे है, आरा है तो जिला आरा हो जाता है, तो चौसा के निकट वो यहाँ पे प्रवेश करती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो कहाँ प्रवेश करती है भाई, चौसा के निकट, चौसा के निकट यहाँ पर वो प्रवेश कर जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार के मैदान को दो भाग में बिहार के मैदान को वो बांट देती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और दूसरी बातें हैं कि उत्तर की दिशा में इनसे मिलने वाली प्रमुख नदियाँ में आपको तो बता दिया गया है कि घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, ये सारी नदी है, ठीक है। दक्षिण से आकर मिलने वाली जो नदी है उसमें सोन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है, फल्गु नदी, आपको धाधर नदी, बडुआ नदी, यानी इसका थोड़ा सा नाम कुछ है, उसको नाम पे मत जाइएगा, थोड़ा सा नाम है। तो इसमें इसको घाघर भी बोलते हैं या इसको हिंदी में घाघरा भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको कन्फ्यूज मत होना नहीं होना है। ये सॉरी धाधर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर एक और नदी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक नदी हरोहर है, वो भी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब फेमस है और वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। इस नदी का इतनी जो नदियाँ हैं उसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक चीज़ कन्फ्यूज होने वाली यहाँ पे है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो जितनी नदियाँ हैं तो उस नदियाँ का जो स्रोत है ना, वो अलग अलग स्रोत है, एक जगह से तो आई ही नदी। सब कोसी नदी का कोसी नदी जो है वो गोसाईनाथ की चोटी से आई है, ठीक है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से आई है। तो यहाँ पर वो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सरयू नदी की, किसकी, सरयू नदी की बात कर लेता हूँ, घाघरा की। मैं पहले एक टॉपिक पे चलूँगा, घाघरा की बात करूँगा। तो घाघरा नदी जो है इसका उद्गम स्थल नेपाल है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है भाई, नेपाल। इसका उद्गम स्थल नेपाल है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में तीव्र गति से, देखिए तीव्र गति से वो बहती है और सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। किस जिले की नदी, ये नदी जो घाघरा नदी की बात कर रहे हैं, तो ये जो है सारण जिले की नदी प्रवेश करती है। यहाँ पे आड़ा है और ये मतलब चौसा के मैदान में प्रवेश करती है, लेकिन जो जिला है वो सारण जिले के समीप है, प्रवेश करती है। छपरा के निकट, देखिए छपरा के निकट गंगा में समाहित होती है, सारण जिले में प्रवेश करती है। देखिए फिर थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो प्रवेश कर रही है ये नदी, तो ये जो जिला है ये है सारण, क्या है, सारण, ठीक है। लेकिन जब गंगा नदी जब प्रवेश करती है, तो गंगा नदी जब प्रवेश करती है वो ये एरिया है। तो सारण और इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो गंगा नदी जो प्रवेश करती है वो चौसा के निकट प्रवेश करती है, वो आरा जिले में प्रवेश करती है। और जो ये घाघरा नदी जो की बात कर रहे हैं, घाघरा नदी जो नेपाल से बहती है, नामपा जो जगह है वहाँ से बहती हुई सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। और सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते 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 ये आपको गंगा में आकर मिल जाती है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब घाघरा कहाँ प्रवेश करी और गंगा कहाँ प्रवेश करी। तो गंगा आप समझ में आ गया, गंगा कहाँ प्रवेश करी है। तो गंगा जो प्रवेश करी है तो ये आपका ये आरा में चौसा के निकट, ओके। और जो घाघरा प्रवेश करी है वो जो है सारण के निकट, ठीक है।
चलिए, तो आगे हम चलते हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ का एक कारण यह भी है कि घाघरा जो मतलब ये सरयू नदी है उसका एक कारण है बाढ़ आती है, लेकिन बिहार में इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। चलिए, अब हम चलते हैं गंडक नदी। गंडक नदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, गंडक जो है उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है, हिमालय से आरंभ होती है। ये नदी जो है हिमालय से, देखिए ये नदी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये नदी हिमालय से आरंभ होती है और जब हिमालय से आरंभ होकर नेपाल के क्षेत्र में कई धाराओं में प्रवाहित होती है, वाल्मीकि नगर में बिहार के सीमा में प्रवेश करती है। देखिए, ये जो प्रवेश करती है तो इस जगह का नाम है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर में ये प्रवेश करती है। तो वाल्मीकि नगर में जब ये प्रवेश करती है तो गंगा में यह पटना के निकट आती है। देखिए, गंगा में ये जो आती है, देखिए आप, ये जो आती है तो इस जगह पे आती है पटना के निकट। यानी आप समझ जाइए कि गंडक नदी जो है वो वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है और वह हाजीपुर होते हुए पटना में के निकट वो मतलब पटना के निकट आकर मिलती है। पहले बाढ़ का कारण यह था, देखिए सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये बाढ़ का बहुत ही इस मतलब विकराल बाढ़ लाती थी ये गंडक नदी। तो लेकिन अब नहीं, पहले लाती थी अब नहीं। उसका कारण बताइए। तो उसका कारण यह है कि वाल्मीकि नगर में एक बराज बन गया, यहाँ पे एक बैराज बन गया है। तो बैराज बनने के बाद जो है पानी को वो रोक लेती है इधर। तो अब जो है कहीं ना कहीं बाढ़ से खतरा कम हो गया है। तो फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर एक बैरेज बन गया है जिसके कारण जो है पानी जो है अब उतनी मात्रा में वो यहाँ पे नहीं आ पाती है। तो ये गंडक नदी की स्थिति है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम समझ में आ रहा है कि हाँ चलो भाई, जो बच्चे को मैं बता रहा हूँ वो बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, बच्चे नहीं हैं आप लोग, हमारे भाई की तरह ही हैं, लेकिन ऐसे चूँकि मैं एक टीचर हूँ और मैं कंपटीशन क्लास भी पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक आदत हो गई है, लेकिन सॉरी इसके लिए। तो कोसी की, अब कोसी नदी की मैं चर्चा करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोसी नदी की चर्चा करना। कोसी की नदी की मैं चर्चा कर रहा हूँ और आप समझिए कोसी नदी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देख रहा था। चलिए, तो बिहार की शोक नदी कही जाती है कोसी नदी, बिहार की ये शोक नदी कही जाती है। कोसी जो है बिहार की शोक नदी कही जाती है। ये देखिए, जब इस कोसी नदी जब निकलती है ये गोसाईनाथ की चोटी से निकलती है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबी है ये सबसे अधिक लंबी है ये कोसी नदी। क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप समझ सकते हो अपना इसका क्या स्थिति आप देख रहे हो, यही अपना मार्ग बहुत बदलती है, जिगजैग वो अपना मार्ग बहुत ही ज़्यादा बदलती है। हाल के वर्षों में अगर मैं बात करूं कि तटबंध बन जाने के बाद इस समस्या पर बहुत हद तक लगाम लगा है, लेकिन फिर भी कोसी है भाई, उसका उद्गम स्थल चीन गोसाईनाथ की चोटी है। ठीक है, और कहा जाता है कि गोसाईनाथ की जो चोटी है ना उसके मैटर में कहा जाता है कि चीन के अधीनस्थ जो तिब्बत का जो एरिया है, ठीक है, तिब्बत का जो एरिया है, तो तिब्बत यहाँ पे एक अरुणा कोशी नदी है तिब्बत में और अपनी 7 सहायक नदी है। ठीक है, तो 7 सहायक नदियों में एक नदी है सन कोसी। मैं इधर की बात कर लेता हूँ क्योंकि इधर नहीं था लिखने का। एक है सन कोसी, दूसरा है भोटे कोसी, तीसरा है तामा कोसी, चौथा है मतलब यूट कोसी कहा जाता है। इसी तरह से 7 कोसी है। ठीक है, तो उसमें से एक कोसी ये मतलब ये इसकी भी चर्चा किया गया है जो बिहार में आती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो गोसाईनाथ की चोटी है। चलिए, अब हम जो चलते हैं उस दूसरे टॉपिक पे और वो टॉपिक है आपका दूसरा टॉपिक पे चलें तो कौन सी नदी की बात कर लेते हैं। चलिए, अब दक्षिण बिहार की नदी, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट नदी वही 2 नदी थी और एक नदी है जो महानंदा है, वो किशनगंज तरफ की नदी है, मैं इसकी बात करूँगा बाद में। तो चलिए, पहले मैं आपको इसकी दक्षिण बिहार की नदी की बात कर लेता हूँ। दक्षिण बिहार की नदी क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? क्योंकि सोन नदी के कारण बहुत एग्जाम में, अब किसी भी एग्जाम में मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको सोन नदी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो दक्षिण बिहार की यह प्रधान नदी है।
देखिए इस नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश की, एमपी लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश का अमरकंटक, अमरकंटक, कंटक पहाड़ी है, ठीक है, उसके निकट से ये बहती है। देखिए अमरकंटक है ना, अमरकंटक का इस तरह से पहाड़ी है, तो एक तरफ से कोसी नदी निकलती है और एक तरफ से जो नर्मदा नदी निकलती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पहाड़ी है, एक तरफ से कोसी सॉरी एक तरफ से सोन नदी निकलती है और एक तरफ से नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी तो गुजरात तरफ चल जाती है और सोन नदी जो है वो बिहार तरफ आ जाती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, दूसरे साइड से नर्मदा नदी, और ये तो देखिए, तो आप समझिए इस बात को। तो आप देखिए मैं आपको बता दूं, तो बिहार में यह जो प्रवेश जब करती है इस जगह पे, तो इस जगह का नाम है पलामू, इस जगह का नाम है पलामू। तो पलामू में यह प्रवेश करती है, पलामू तो झारखंड में है, जिले में प्रवेश करती है, मतलब बिहार में बात करें थोड़ा सा पड़ जाता है बिहार झारखंड के बॉर्डर पे। पटना से कुछ, ये जब इधर से जाती है तो पटना से कुछ पश्चिम में, यह गंगा में आकर मिल जाती है। देखिए पटना से कुछ पश्चिम में पहले ही ये पटना है, तो पटना से ये हो गया पूरब और ये हो गया, इससे हो गया इधर पश्चिम। तो पटना से पश्चिम में ही यह जाकर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और इस पॉइंट पे जाकर मिल जाती है। तो ये पटना हो गया और इधर जाकर मिल जाती है, पहले ही मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ कि गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में, मतलब दक्षिण सहायक, उत्तर में ये तो वो 120 किलोमीटर तो वो था ही, लेकिन गंगा के दक्षिण में सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, देखिए इसकी लंबाई 720 नहीं सॉरी 760 किलोमीटर होगा ना, 760 किलोमीटर है। हाँ, इस नदी से अनेक नहरें निकाली गई है। ये नदी से बहुत सारी नहरें जो है निकाली गई है, बहुत सारी नहर निकाली गई है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो जिनसे इस नहर से निकालने का मतलब है सिंचाई। ये जो नदी देख रहे हो आप, उस नदी से बहुत सारी निकाली गई है। इसका काम है कि सिंचाई करना, इरिगेशन करना, क्योंकि बिहार में ना सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे तो इसको मैं हटा दूं। अब मैं दूसरी नदी की बात करूंगा और वो नदी है फल्गु नदी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, पॉजिटिव कमेंट। तो अगर मैं फल्गु नदी की बात कर रहा हूँ, देखिए पुनपुन नदी भी है, मैं फल्गु नदी की बात कर रहा हूँ। देखिए ये फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जिस पठार से निकलती है उसका नाम है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसका मुख्य धारा जो है जो इसको निरंजन, मतलब इसको मुख्य धारा जो होता है उनको निरंजन कहते हैं, निरंजन या निरंजना या निरंजन ऐसे ही कहते हैं, जो बोध गया के समीप मोहना नामक सहायक नदी से निकलकर मतलब विशाल रूप धारण कर लेती है। इस नदी का धार्मिक महत्व है, क्योंकि आप जानते हो कि निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए दो चीज़ बातें हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फल्गु नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आज आपका ये कहीं ना कहीं टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूज तो हो जाता है लोग सब। तो देखिए ये फल्गु नदी है, क्या है ये? फल्गु नदी है। तो छोटा नागपुर की पठार से निकलती है और इसकी मुख्य धारा निरंजन कहलाती है। जब ये निकलती थी ना, तो इसकी मुख्य धारा जो है उसको निरंजन कहते थे, निरंजन। लेकिन जब यह मतलब आगे बढ़ी तो इसका नाम परिवर्तन हो गया, तो ये जो निरंजन है वो फल्गु में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए इस नदी का धार्मिक महत्व है। और बोध गया के समीप मोहना नामक एक नदी है। देखिए एक नदी और है बोध गया में, और मैं आपको बता दूं उसका नाम है मोहना। तो उस नदी में जा कर के ये सम्मिलित हो जाती है, मतलब उस नदी में से निकलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। तो कहने का मतलब फल्गु नदी बोलें या निरंजना नदी के तट पे बोलें, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों में एक ही आंसर हो सकता है, वही आंसर रहता है, या तो फल्गु नदी वो। अब बात करें कर्मनाशा की, बात कर लेते हैं। तो फल्गु के बाद कर्मनाशा भी हैं। तो कर्मनाशा के बारे में चर्चा है कि विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। तो ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के पास गंगा नदी में आकर मिलती है। तो धार्मिक आधार पर इसे अपवित्र माना जाता है, नाम भी कर्मनाशा है, तो इसे अपवित्र माना जाता है।
तो ये यहाँ पे कर्मनाशा नदी है, वो आगे कर्मनाशा नदी है। तो ये इसे अपवित्र माना जाता है। सॉरी, मैंने लिख दिया था। तो इसे अपवित्र माना जाता है। ये भी एक नदी है, ये आप देख रहे हो, तो इसे अपवित्र माना जाता है। तो मैं आगे बढ़ूँगा। अब देखिए, कर्मनाशा को अपवित्र माने जाने का अपना धार्मिक कारण है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ कि इस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पे एक जो जलप्रपात है जिसका नाम है ककोलत जलप्रपात, नवादा में है। नवादा जिले में है, और मतलब 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नवादा जिला है ना, वहाँ से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ककोलत जलप्रपात। तो इस जलप्रपात की क्या खासियत है, मैं साथ साथ में बता देता हूँ कि कोडरमा के पठार से निकलता है। कोडरमा के पठार से निकलता है, और लगभग में इसकी ऊंचाई 47 मीटर होगी। 47 मीटर है इसकी ऊंचाई। कितनी है? 47 मीटर है, 160 फीट के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं जो आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने जाते हैं। मैं भी एक बार गया था, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो मैं दोस्तों, मैंने एक लिख दिया था कर्मनाशा, तो कर्मनाशा नदी इधर है। देखिए, कर्मनाशा नदी, ये नदी बक्सर होते हुए ये नदी कर्मनाशा नदी है, तो उधर जाती है, भोजपुर ज़िले में ऊपर जाता है। चलिए, मैं समझ में आ रहा है कि आपको मैं बता पाया। अगर मैं आगे बात करूं तो मैं जो इम्पोर्टेंट नदियां थी मैंने बता दिया। समझ सकते हैं कि और सब सारी नदी को आप देखिए, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, दादर नदी, बडवा नदी और कर्मनाशा। अभी कर्मनाशा की बात करें, इसका मैं लिख देता हूँ कर्मनाशा नदी। ठीक है, ये कर्मनाशा नदी हो गया, ये वाला। तो इस तरह से आप समझ रख सकते हो कि मैं आपको बता पाया। और मैं अगले वीडियो में आपको नल के मतलब जो नहरें के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं आगे इस सीरीज़ को जारी रखूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, एक महानंदा के बारे में बता देता हूँ। देखिए, यह महानंदा नदी है, उत्तर बिहार के मैदान की ये सबसे पूर्वी नदी है। मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। जो हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया और कटिहार, देखिए हिमालय से उतरती है तो पूर्णिया कटिहार जिले होकर वह गंगा नदी में आकर मिलती है। ये देखिए, ये नदी में जाकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उत्तर बिहार की अन्य नदियों में बूढ़ी, बागमती, कमला, ये सब तो आप समझ में आ गया है। तो चलिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मैं बता पाया। अगर आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे वीडियो पे बहुत कम है, और मैं सोचता हूँ कि अच्छा कंटेंट लगा तो मैं सीरीज को स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद। और कौन सी वीडियो आपको ज़रूरत है बिहार स्पेशल हिस्ट्री